नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पे। आज है 10 जून 2021 और आज की प्रमुख खबरों को हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के किस अंग ने, आपको पता होना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ या जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके जो है 6 ऑर्गन्स होते हैं, मतलब उसके 6 अंग हैं। उसमें से किस अंग में भारत को 2022-24 के लिए 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सदस्य चुना गया है। मतलब आप समझ रहे हैं, इनमें से ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। तो किस अंग के लिए भारत को 2 वर्ष का कार्यकाल दिया गया है, एक सदस्य के रूप में उसका चुनाव हुआ है? ट्रस्टीशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका सही आंसर है डी, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसे इको सॉस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इको सॉस भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, चाहे ये लिखा हुआ आ जाए या फुल फॉर्म लिखा हुआ आ जाए, दोनों आंसर सही होंगे। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। इंडिया इलेक्टेड, देखिए इसको पढ़ लेते हैं न्यूज़ को पूरी तरह से। इंडिया इलेक्टेड टू यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर 2022 टू 24, 2 साल के लिए ये भारत को चुना गया है। ठीक, दूसरी बात क्या है, ये जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, तो ये 54 मेंबर इसमें होते हैं। कितने होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। अब कहोगे ये कैसे हो सकता है? देखो, यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन संगठन में उसमें कुल इस समय 193 मेंबर्स हैं। कितने हैं? 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं। उनमें से 193 में से 54 कंट्री को किसके लिए चुना जाता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए। इसमें जो 54 देश होते हैं वो अलग अलग महाद्वीपों से चुने जाते हैं। समझ में आया? रोटेशन वाइज पे, कि इस बार इन देश को दिया जाए, इस बार इस देश को, इस बार इस तरह से रोटेशन वाइज जो है क्या कहता है, चुनाव होता रहता है। और उस चुनाव में जो देश इलेक्ट होता है वो जो है क्या करता है, मेंबर्स बनते हैं। और मेंबर्स बनने के बाद क्या करते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम क्या है? जाहिर सी बात है, नाम में लिखा हुआ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी हो और समाज कैसा हो, आर्थिक और सामाजिक जो विषय हैं उन पर ये चर्चा करते हैं, उन पर ये मैंडेट लाते हैं। क्लियर हुआ? तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई, इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? उसमें 54 मेंबर होते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है। क्लियर? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। 1 ऑफ 6 मेन ऑर्गन्स, जो यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 6 अंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे। सीट्स ऑन द काउंसिल, मतलब इस काउंसिल में सीट्स कैसे निर्धारित होते हैं? बेस्ड ऑन जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व, यानी कि हर एक कॉन्टिनेंट से कुछ कुछ देशों को चुना जाता है। 14 एलोकेटेड टू अफ्रीकन, मतलब 14 अफ्रीका से, 11 एशिया से, 6 यूरोप से, 10 लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका से, और 13 जो है वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ईस्टर्न यूरोप है और ये वेस्टर्न यूरोप है, यानी नॉर्थ अमेरिका भी इसी में आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे महाद्वीपों से अलग अलग देश चुने जाते हैं। ये कितने कितने चुने जाते हैं ये सब एक को नहीं पूछा जाएगा, आपको बस पता होना चाहिए कि भारत 2022 और 2024 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। क्लियर है? किस परिषद में चुना गया है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है? इसके अलावा देखिए हिंदी में भी है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है? यूनाइटेड नेशन के बारे में कल डिस्कस किया था, उसको आप लेक्चर को दोबारा पढ़ लीजिए या पीडीएफ को आप रेफर कर सकते हैं। तब तक आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य या संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के किसी गांव में 100% कोविड-19 टीकाकरण का रिकॉर्ड बना? भारत में एकमात्र ऐसा गाँव है, एक जो है उसका नाम है वेयन। क्या नाम है? वेयन नामक गाँव है। ये अपनी आबादी का 100%, मतलब एडल्ट आबादी का, वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने का रिकॉर्ड बनाया था। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है? इसको पढ़ लेते हैं। पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला गांव बना क्या? वेयान कहाँ है? जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। क्लियर है? एक्चुअली इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है नहीं, 362 वयस्क रहते हैं और सबको टीका लगाया जा चुका है। इस टीका लगाने में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी थी स्वास्थ्य कर्मचारियों को, हेल्थ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत, क्यों 18 किलोमीटर उनको पैदल जाके यहाँ लगाना पड़ा, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है। यहाँ पर टेरेन जो होते हैं, ऊंचावच बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, इसीलिए जो है थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़े और ये रिकॉर्ड बना, अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, ये एक यूनियन टेरिटरी है, कभी ये भारतीय राज्य हुआ करता था। 2019
में इसे यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। इसकी कैपिटल है, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। और इस समय एलजी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? श्री मनोज सिन्हा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने, नीति आयोग को पता है कि भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है, नीति आयोग ने 32 सार्वजनिक बैंकों, 32 लिखा है यहाँ, किस है, ठीक है, ये किस है, किन दो, अच्छा ये 32 जगह क्या है, किन दो है, जिसको मैं अपडेट कर दूंगा पीडीएफ में। किन दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण का सुझाव दिया? अभी कल की रिपोर्ट है कि नीति आयोग ने बोला है कि भारत में 2 और जो सरकारी बैंक है उनका निजीकरण कर दिया जाए, सुझाव दिया है। अभी ये इस निर्णय अंत में आरबीआई को लेना है और भारत सरकार को लेना है। आरबीआई और भारत सरकार मिलकर निर्णय लेंगे, लेकिन नीति आयोग जो कि भारत सरकार की एक थिंक टैंक एजेंसी है, वो भारत सरकार को सुझाव देती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में उसका, तो वो उसने सुझाव दिया है कि ये 2 बैंकों को क्या कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया जाए। प्राइवेटाइज करने का मतलब होता है कि 50% से अधिक के शेयर किसको दे दिए जाए, निजी हाथों में दे दिया जाए। समझ में आया? तो ये कौन कौन से बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक या कैनरा बैंक है, और देना बैंक। तो इसका सही आंसर है थर्ड, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। हिंदी में इसको मतलब यही है, नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के निजीकरण की सिफारिश की है। समझ में आया? अब नीति आयोग के बारे में आपको बताया ही था, अच्छा फिर से बता देते हैं। देखिए, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 2015 में, ठीक है। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। क्लियर है? हमने अब 1-2 दिन पहले इसको डिस्कस किया था। 2015 में हुआ था। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन इस समय कौन है? राजीव कुमार है। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। इसका काम क्या है? ये भारत सरकार और राज्य सरकारों को क्या करती है? विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रगति के लिए क्या करती है? सुझाव देती है और बहुत सारी रिपोर्ट भी पब्लिश करती है। क्लियर है? ये नीति आयोग की बातें हो गई। कब गठन हुआ था? 2015 में। चेयरमैन कौन होता है? पीएम। और वाइस चेयरमैन कौन है इस समय? राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। क्लियर है? अमिताभ कांत। ये इस क्वेश्चन का हो गया। हाल ही में आरबीआई के किस उप गवर्नर को 2 साल के कार्यकाल का विस्तार मिला है? मतलब जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, देखो आरबीआई की जो फंक्शनिंग होती है उसमें 3 महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक होता है गवर्नर, एक होता है डिप्टी गवर्नर और एक होते हैं डायरेक्टर्स। ये सब मिलकर क्या करते हैं? आरबीआई के हाई कमान होते हैं, निर्णय लेते हैं बैंकिंग व्यवस्था का। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारा कुछ निर्णय आरबीआई की यही गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर्स मिलकर करते हैं। क्लियर है? तो कितने गवर्नर होते हैं? एक गवर्नर होता है, ठीक है। कितने गवर्नर होते हैं? एक गवर्नर, जो इस समय कौन है? शशिकांत। कौन है? शशिकांत सिन्हा है। क्लियर है? एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आरबीआई गवर्नर कौन है? शशिकांत सिन्हा। और इसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने? 4। इन चारों का नाम है महेश जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और रविशंकर। ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं। इनमें से एक गवर्नर का कार्यकाल पूरा हो गया था और उस व्यक्ति को, उस डीजी को 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो कौन है? इस सही आंसर है 2, माइकल पात्रा। माइकल पात्रा को क्या दिया गया? 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया। इसके अलावा महेश जैन, एम राजेश्वर राव और रविशंकर भी गवर्नर हैं। इसके अलावा 20 लगभग डायरेक्टर होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? आरबीआई की जो है भविष्य की दिशा और दशा तय करते हैं। तो आरबीआई डिप्टी गवर्नर महेश जैन गेट्स 2 ईयर एक्सटेंशन। हमने जो भी बताया वो इसमें लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, पढ़ लीजिएगा। हिंदी में भी है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिजर्व बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने अब आपको बताया, सबसे पहली बात आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब होती है बच्चा? 1 अप्रैल 1935 में। लेकिन तब ये ब्रिटिश संस्था हुआ करती थी, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी। भारत को आज़ादी 1947 में मिली। आज़ादी मिलने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के जो है क्या कहते हैं कि नेशनलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई। और कब ख़त्म हुआ? कब? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का निजी राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइज हो गई। तो जब भी आरबीआई के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर उसके फाउंडेशन पूछा जाता है, फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है तो 1 अप्रैल 1935, और उसका नेशनलाइजेशन पूछा जाता है तो कब? 1949। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है मुंबई, जैसे कि आपको पता है आर्थिक राजधानी है। और इस समय गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। मैंने शशिकांत बोला था क्या? शायद
हो गया, कोई बात नहीं, उसको शशिकांत कर लीजिए, शक्तिकांत कर लीजिएगा, ठीक है, शक्तिकांत दास। आरबीआई से इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। कितने उप गवर्नर होते हैं? 4, चारों के नाम वहाँ पे मेंशन है, डायरेक्टर्स के नाम मत याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे निर्वाचन आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है रिसेंट? ध्यान दीजिए, यहाँ पर सीईसी की बात नहीं की गई है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात कही। क्या होता है इलेक्शन कमीशन, कैसे काम करता है, कितने मेंबर होते हैं, सारा डिस्कस करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे जी को अभी निर्वाचन आयोग में आयुक्त यानी कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति जी ने शपथ भी दिला दी है। तो न्यूज़ देख लेते हैं। ये है अनूप चंद पांडे। अनूप चंद पांडे टेक्स चार्ज एज इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और पूरा इनके बारे में है, कभी ये आईएएस बने थे, क्या है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। देखिए, भारत में इलेक्शन, एक मिनट, कैमरा आ गया। भारत में जो इलेक्शन कमीशन यानी जिसे बोला जाता है चुनाव आयोग, क्या बोला जाता है बच्चा? चुनाव आयोग। भारत आपको जैसे पता है कि एक लोकतांत्रिक देश है, तो किसी भी लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चुनाव कैसे होने चाहिए? पारदर्शी होने चाहिए, सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्राइम रहित होना चाहिए, उसके अलावा इंक्लूसिव भी होना चाहिए कि एक आम आदमी भी देश के शीर्ष पद पर पहुंच सके, इस तरह की चुनाव व्यवस्था होनी चाहिए। आदर्श चुनाव पद्धति से माना जाएगा, इलेक्शन सिस्टम माना जाएगा। अब इसी चुनाव को संपन्न कराने के लिए एक शक्तिशाली आयोग की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके पास इतने पावर्स हो कि चुनाव को संपन्न करा सके। इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, ध्यान दीजिए, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इलेक्शन कमीशन का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बेटा आर्टिकल 324, यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करता है। किसकी बात करता है? इलेक्शन कमीशन। भारत में जितने भी चुनाव हैं, सभी चुनाव कौन संपन्न कराता है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन सिर्फ 2 चुनाव, यहाँ हम यहाँ पर सरकारी चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 चुनाव ऐसे हैं जिसको छोड़कर इलेक्शन कमीशन भारत के सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। और आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉलिटी का बन जाता है, वो कौन से 2 चीज़ हैं, वो कौन से 2 चुनाव हैं जो इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है? ये आपको ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप ढूंढेंगे तो, और जब स्वयं ढूंढेंगे तो ये आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। तो 2 ही हैं ऐसे हैं जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं चुनाव करता, बल्कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। क्या कराता है? राज्य की अपनी निर्वाचन आयोग होती है, वो इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो ये बात हो गई। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत सारी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया। तो 25 जनवरी 1950 को। क्यों? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 25 जनवरी 1950 को क्या बना दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और आपसे एक और चीज़ पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब है? एग्जाम में ये पूछ लिया है, इसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर डे, कब होता है? तो हर 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 25 जनवरी को ही क्या हुआ था? समझ में आ रहा है? इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी। तो प्रत्येक 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ऑब्जेक्टिव क्या है हमने आपको बता दिया, सभी तरह के यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हर तरह के इलेक्शन को कराना, 2 छोड़कर। और इसकी ज्यूरिडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। देखिए, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो कौन थे? अच्छा, एक इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। चलो, संरचना, इलेक्शन कमीशन, इसी बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। इसके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन मतलब संरचना है, इसमें 3 आयुक्त होते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3। और उसमें से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। समझ में, कोई भी हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी हो सकता है, उसे मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं। उसको ज़्यादा पावर नहीं मिला है, लेकिन क्या होता है, मेन वही है। पावर्स तीनों को इक्वल होते हैं, बस मेन वही है। देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है? इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? वो है ओपी रावत। कौन है? ओपी रावत यानी ओम प्रकाश रावत जी हैं। और पहले कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। क्लियर है? एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुकुमार सेन पहले, ओपी रावत अभी। क्लियर है? अभी अनूप चंद पांडे जी क्या हुए हैं? वो इलेक्शन कमीशन बने, ये चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। कभी आगे चलकर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। समझ में आया? ये तीसरे हैं। क्लियर है? एक सुनील अरोड़ा जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो रिटायर हो गए, तो एक पद खाली हुआ था, तो उनको इनकी जगह पे रखा गया है। होपफुली पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने बच्चा
छः नहीं 5 क्वेश्चन हो गया। अच्छा, छठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है। अब पेट में आपके हुआ होगा दर्द कि भैया ये एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस क्या है। न्यूट्रल का मतलब होता है ज़ीरो, और एनर्जी न्यूट्रल का मतलब होता है जितना एनर्जी यानी जितना बिजली किसी भी एयरपोर्ट को संचालित करने के लिए चाहिए उतना वो खुद बना ले, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया ना। जितना लिए उतना दे दिया तो ज़ीरो हो गया। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है भारत का जो जितनी एनर्जी उसको चाहिए होती है वो स्वयं उत्पादित कर लेता है। एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है बेंगलोर एयरपोर्ट। कौन सा है, बेंगलोर एयरपोर्ट। बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। और हमने अभी 2-3 दिन पहले बताया था बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम क्या है, केम्पागौड़ा। क्या नाम है, केम्पागौड़ा। क्लियर है। चेन्नई एयरपोर्ट का नाम क्या है, चेन्नई एयरपोर्ट का नाम चेन्नई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट का नाम क्या है, छत्रपति शाहू जी नहीं छत्रपति शिवाजी। क्या नाम है उसका, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। हैदराबाद एयरपोर्ट का नाम क्या है, राजीव गांधी एयरपोर्ट। क्लियर। अभी हैदराबाद एयरपोर्ट चर्चा में था क्योंकि इसको ग्रीन अवार्ड दिया गया है। क्या मिला है, भारत की सबसे ग्रीन एयरपोर्ट कौन सा है, हैदराबाद, तो इनको ग्रीन अवार्ड मिला। बंगलोर को क्या हुआ है, ये एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया है। इसके अलावा भी एक अवार्ड मिला है, बेस्ट कस्टमर सर्विस का भी अवार्ड दिया गया है। किसको, बेंगलोर एयरपोर्ट को। ठीक है, ये न्यूज़ है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये पूरी तरह से एयरपोर्ट सोलर सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर, पूरी सोलर सिस्टम कह रहे हैं, सोलर यूनिट को इंस्टॉल करके रखा हुआ और अपनी एनर्जी क्या हो 98 ऑफ इट्स एनर्जी अपनी जो है क्या कर लेता है, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करता है, यानी सोलर सिस्टम से प्राप्त सोलर इक्विपमेंट से प्राप्त करता है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस किया, जल्दी जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन का क्या है, यूनाइटेड नेशन के किस अंग के लिए भारत को किया गया है, तो ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के किसी गांव को 100% टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। गांव का नाम है वेयान। एग्जाम में गांव का भी नाम पूछ सकता है, तो वेयान याद रखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने किन 2 बैंकों को निजीकरण करने, सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और हाल ही में आरबीआई के किस उप गवर्नर को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, इनका नाम है महेश जैन। क्या नाम है, महेश जैन। और हाल ही में किसी निर्वाचन आयोग का आयुक्त नियुक्त किया गया है, तो ये हैं अनुप चंद पांडे। और लास्ट में है कि कौन सा एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया और कौन सा एयरपोर्ट, ये बेंगलोर एयरपोर्ट। तो इस तरह से आज 6 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका जो PDF होता है प्लीज़ उसको पढ़ा करें, उसको बार बार पढ़ा करें। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में अगले 6-7 महीने में जो भी एग्जाम होंगे ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।